बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ने लगे हैं। 19वां चैप्टर हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था। ये आपकी जानी पहचानी डायग्राम, ये भी पिछला टॉपिक आपको पता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, और उसकी ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी। और मैंने तभी आपको बता दिया था, जिन्होंने पिछले लेक्चर लिया है उनको पता है कि मैंने बताया था कि ये असल में एक ही बड़ा क्वेश्चन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपकी टेक्स्ट बुक का, और उसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों अलग अलग बतौर लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं। इकट्ठा पूरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन कभी आया नहीं, ना ही आने का चांस है, लेकिन क्वेश्चन की वर्डिंग जो होगी उसमें जो जो चीज़ें कही होंगी जी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मुतल्लिक फ़लाँ जो हैं वो बयान कर दें, तो वो अपने करनी है। अगला जो इसका समझिए दूसरा पार्ट ही है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, तो वो क्वेश्चन आपकी नोट्स वाली बुक वाले ने बनाया, हाउ डज़ की बजाय हाउ डिड शायद ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो प्लैंक साहब ने ज़ाहिर है काफ़ी देर पहले की बात है। तो हाउ डिड प्लैंक एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन किया था प्लैंक साहब ने, प्लैंक साइंसदान का नाम है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन। अच्छा, हेडिंग तो सिर्फ ये दी है, लेकिन आगे चल के इसने कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाया, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ें शामिल की हैं जो प्लैंक्स अजम्पशन या प्लैंक्स आइडिया से अगली, इसी टॉपिक का अगला हिस्सा ही समझिए। मैं ज़रा जल्दी से थोड़ा कॉन्सेप्ट देने के लिए ये आपको दिखा ही दूँ। ये आपकी टेक्स्ट बुक है मेरे पास, ये पेज नंबर 183 है जी। कल जो हमने लास्ट जो पढ़ लिया था वो यहाँ तक बच्चों हो गया था। ये आपका वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक, ये चौथी है, ये पीछे तीसरी और उससे पीछे भी हैं बाकी दोनों। ये अगली हेडिंग है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, मेन हेडिंग के तहत अगली सब हेडिंग है प्लैंक्स अजम्पशन। किस बारे में होगी? ऑफ कोर्स वही जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पीछे जो डिस्कस हुई है उन्हीं के बारे में प्लैंक्स अजम्पशन है। ये यहाँ फिनिश हुई और आगे दी फोटॉन की हेडिंग है बच्चों, दी फोटॉन, और दी फोटॉन के तहत फिर एंड तक ये सारा पेज है और ये सारा पेज है। और ठहरिएगा ज़रा, ये कुछ याद आया आपको? याद आया ना? याद आना चाहिए, जिन्होंने पढ़ा है और समझ के पढ़ा है पीछे उनको ये चीज़ कहीं पहले भी हमने ऑलरेडी देखी हुई है। चैप्टर 16वां था बच्चों आपका, उस 16वें चैप्टर के बिल्कुल एंड पे थ्योरी में हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी थी, तो मैंने आपको तब भी यही स्पेक्ट्रम दिखाया था। मैंने कहा था ये आपने ज़बानी याद करना है ये तरतीब याद करनी है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो लॉन्ग रेडियो वेव से लेके फिर AM रेडियो है, फिर टेलीविजन एंड FM रेडियो, शॉर्ट रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, हमारे इसी तरतीब से हर एक को याद इस तरह रखना है। ऊपर को जाते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और नीचे को आते हुए वेवलेंथ बढ़ती जाती है। जिधर को फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वेवलेंथ उधर को कम होगी, एंड वाइस वर्सा। ये इसमें थोड़ा सा पोर्शन विजिबल का है जो बड़ा करके, ये आपको पता है 400 नैनोमीटर से लेके कोई 700 750 नैनोमीटर की रेंज में ये विजिबल सारा स्पेक्ट्रम खोल के दिखा दिया, इतना हिस्सा इसका। पर ये इसका हिस्सा है। तो आपकी टेक्स्ट बुक पे तो 2 हेडिंग्स हैं, प्लैंक्स अजम्पशन और दी फोटॉन। तो मेरे ख्याल में तो ये क्वेश्चन की थोड़ी सी वर्डिंग ज़्यादा बेहतर हो जाए अगर हम क्वेश्चन में ये कहें कि हाउ डिड प्लैंक एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक्सप्लेन, और साथ ही ऑल्सो यूँ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन की ज़रा वर्डिंग के ऑल्सो डिस्कस करना है आपने मेरा मार्कर जो है थोड़ा सा, तो ऑल्सो डिस्कस दी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फोटॉन, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए फोटॉन कह सकते हैं कि फोटॉन की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये ज़रा थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा आंसर जो बनाया उसके लिहाज से। लें जी, फिर पहला हिस्सा प्लैंक्स अजम्पशन है, फिर वो प्रॉपर्टीज़ हैं फोटॉन की, या आप उसको यूँ भी कह सकते हैं कि आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन। ये आइंस्टाइन ने फिर मज़ीद बात आगे बढ़ाई थी जो प्लैंक साहब ने बताई थी। बात करते हैं जी, तो प्लैंक्स अजम्पशन में क्या कहता है। ये जो बच्चों कल वाले लेक्चर की बिल्कुल ताज़ा बताज़ा, ये आपके सामने, ये आपको पता है सारी चीज़ें ताज़ा हैं।
ये जो मुख्तलिफ़ करैक्टरिस्टिक्स हैं इन कर्व्स की, ये आपने अब याद कर ली होंगी, समझ ली हैं, याद कर ली हैं, करनी चाहिए। ये बच्चों कैसी थी, इनका क्या बिहेवियर था, ये पर्टिकुलरली ये वाला जो ये तीसरा पॉइंट हमने देखा था जिसके दो हिस्से थे कि जी टेम्परेचर बढ़ने से वो हायर आते जाते, टेम्परेचर बढ़ने से हर दफ़ा कर्व ऊंची क्यों आती है, कैसे, ये बातें कुछ बातें हुई थी। और ये क्यों आती है ऊंची, और क्यों ऐसा होता है कि जो वेवलेंथ के साथ साथ पहले तो इंटेंसिटी बढ़ी, फिर कहीं जाके मैक्सिमम हुई और फिर बजाय बढ़ने के कम होना शुरू हुई। ये सारा बिहेवियर, ये मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स, ये क्यों हुआ ऐसा, फ़लाँ है तो ऐसा क्यों, फ़लाँ रिज़ल्ट तो ऐसा क्यों, ये जो क्यों का आंसर था बच्चों, ये ढूंढने के लिए रिसर्च हुई इन कर्व्स के बारे में। काफ़ी मगज़मारी साइंसदानों ने की, काफ़ी थ्योरीज़ पेश की, बहुत से साइंसदान थे, अपना अपना उन्होंने अपना ज़ोर लगाया, लेकिन कोई भी एक्सप्लेन ना कर पाया इन कर्व्स का सारा मुकम्मल बिहेवियर। कोई इनका कुछ एस्पेक्ट, कोई साइंसदान कोई पहलू इन कर्व्स का एक्सप्लेन कर पाता था, इन सारे पहलुओं में से कोई फ़लाँ वाला पहलू, कोई फ़लाँ वाला, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कोई भी। और वो कोई भी जो नहीं एक्सप्लेन कर पाता था तो वो साइंसदान उस वक़्त तक जो मालूम फ़िज़िक्स की जो थ्योरीज़ थी उन्हीं का ज़ाहिर इस्तेमाल कर रहे थे। क्लासिकल फ़िज़िक्स हम अब आज उसे कहते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि जब मुंतकिल होती है एनर्जी, ये जो हॉट बॉडी रेडिएशंस की जो रेडिएशंस होती हैं वो जब अपनी एनर्जी किसी बॉडी को मुंतकिल करती हैं या फिर किसी बॉडी से वो एनर्जी निकल के दूसरी तरफ जाती है सराउंडिंग्स में, तो वो एक कंटिन्यूस वेव बना के चलती है। ये उस वक्त तक के साइंसदानों का ख्याल था कि वेव की शक्ल में रेडिएशन चलती हैं, ये जो हॉट बॉडी रेडिएशंस हैं या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं। लेकिन पहली दफ़ा एक नया कॉन्सेप्ट दिया एक बंदा था जी, प्लैंक, मैक्स प्लैंक, सन 1900 में, ये आगे कहीं ये लिखा हुआ है, 1900 में जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक सजेस्टेड, उसने कुछ आइडिया नया पेश किया था। क्या पेश किया था? उसने कहा कि वो जो गलती कर रहे हैं ना, वो जिनसे पूरा एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा ये सारा बिहेवियर इन कर्व्स का, उसने कहा कि वो गलती ये कर रहे हैं कि वो पुराना आइडिया लेके बैठे हुए हैं जो उस वक्त तक की फ़िज़िक्स में था कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं या हॉट बॉडी रेडिएशंस हैं ये वेव की तरह, कंटिन्यूस वेव की तरह चलती हैं। उसने कहा गलती यही है। वो कह रहा, उसने कहा जी कंटिन्यूस वेव्स के तौर पर नहीं चलती ये रेडिएशन। उसने कहा कि ये पैकेट्स या बंडल्स ऑफ एनर्जी हैं, अलग अलग ज़र्रे हैं एनर्जी के, ग्रेन्स हैं, दाने दाने हैं एनर्जी के, जिनको उसने नाम दिया था क्वांटा, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये कहीं लिखा हुआ कॉल्ड क्वांटा। अभी इसकी बात करते हैं जो मैंने अभी तक बात कर दी है, ज़रा मैं रीड भी कर दूँ। कहता जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन है, इसी को हम क्लासिकल फिजिक्स भी बच्चों कह सकते हैं, यानी वो वाली थ्योरी जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन या हॉट बॉडी रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तौर पर लिया जाता है, यानी वेव, कंटिन्यूस वेव, ना कि ज़र्रे नहीं बल्कि वेव के तौर पर कंसिडर किया जाता है रेडिएशन को। वो क्लासिकल फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट है। इसको आप क्लासिकल फिजिक्स कह दें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन कह दें। कैन नॉट एक्सप्लेन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द इंटेंसिटी वेवलेंथ कर्व्स। यह है इंटेंसिटी वेवलेंथ कर्व्स, इनमें कैसे कैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड थी, ये सारे रिजल्ट क्यों थे ऐसे, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। The successful attempts to explain the shape of energy distribution curves gave rise to a new and non-classical view of electromagnetic radiations. नया व्यू, सक्सेसफुल जो कोशिश की गई, कामयाब कोशिश इन कर्व्स और इनके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने की, वो उस कोशिश ने पैदा किया एक नया और नॉन क्लासिकल व्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, या कह दीजिए हॉट बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का। वो क्या नया कॉन्सेप्ट था, किसने कब दिया था, तो वो बात हम कर रहे थे कि 1900 में जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक साहब थे जिन्होंने सजेस्ट किया दैट एमिशन ऑफ एनर्जी का जो अखराज होता है फ्रॉम मैटर, मादे से, जैसे कि ब्लैक बॉडी से, इज़ नॉट कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस वेव की तरह नहीं होता, बट इट इज़ एमिटेड, यानी वो जो एनर्जी खारिज होती है और एब्जॉर्ब या जज़ब होती है, खारिज या जज़ब होती है बाय द एटम्स इन ए ब्लैक बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इनडिविजिबल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। नाकाबिल तकसीम बंडल होते हैं, पैकेट होते हैं एनर्जी के, जिनको क्वांटा कहा जाता है। क्वांटम, एक सिंगल पैकेट को क्वांटम और एक से ज़्यादा पैकेट्स यानी प्लूरल में कहें तो क्वांटा। और पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि कंटिन्यूस धार नहीं चलती एनर्जी की, बल्कि ज़र्रे ज़र्रे हैं, दाने दाने हैं लाइट में, जिनको क्वांटा कहते हैं। अगली बात कहता है
ईच क्वांटम इज एसोसिएटेड विद रेडिएशन ऑफ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी। वो जो हर ज़र्रा, हर बंडल, हर पैकेट एनर्जी का उसका ताल्लुक एक ख़ास सिंगल मखसूस फ्रीक्वेंसी से होता है। यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चलते हुए जो बनानी तो वेव है, लेकिन वो ज़र्रा है जो चलते हुए वेव बना रहा है। एक ज़र्रा चलते हुए एनर्जी का वेव बना रहा है और उसकी जो एनर्जी है वो एक उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मुंसलिक है। किस फार्मूले से, वो भी बात करते हैं कि वो एनर्जी हर एक बंडल की, हर एक पैकेट की एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, जिसका वो बंडल था, उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा उस बंडल की एनर्जी होगी, प्रोपोर्शनल है। कहता है दी एनर्जी ई ऑफ ईच क्वांटम, क्वांटा नहीं आएगा, क्वांट ईच है, ईच क्वांटम इज़ प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी एफ, जैसे कि बताया। और ई इज़ इक्वल टू करना है प्रोपोर्शनल को, तो वो साथ एच आ गया जो आपका जाना पहचाना, कभी ये इक्वेशन देखी हुई है। इसको आप केमिस्ट्री में शायद एच की बजाय न्यू कहा था, एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये यहाँ हम एफ फॉर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ये छोटी सी है लेकिन बहुत ही मशहूर फिज़िक्स की बहुत बुनियादी इक्वेशन में से है, जो अब बड़े काम की चीज़ है, मॉडर्न फिज़िक्स की बुनियाद है समझिए इस इक्वेशन पर। और चंद एक और इक्वेशंस हैं जिनके ऊपर कुछ वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हैं इक्वेशंस जो आपका टॉपिक नहीं है उनमें, लेकिन एटलीस्ट कोई एक आध इक्वेशन तो हमें बहरहाल ज़रूर चाहिए होगी, अभी थोड़ी देर बाद भी बल्कि चाहिए होगी। मैं आपको पहले ही बता दूं, मसलन E इज़ इक्वल टू mc², और ये तो कहीं पहले भी आप जानते ही हैं, इसलिए इस इक्वेशन के लिए पर्टिकुलरली आपको स्पेशल वो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपके अब स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो बस ये इक्वेशन है, एनर्जी का और मैथ्स का आपस का रिलेशन है, एनर्जी मैथ रिलेशन। ये इक्वेशन कैसे बनी, कहाँ से बनी, वो आपका मसला ही नहीं है इसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हम बात कर रहे हैं अभी, जो हर क्वांटम की एनर्जी कितनी होती है, तो वो बच्चों होती है E इज़ इक्वल टू एच एफ, वेयर एच इज़ कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी ना सिर्फ आपने वैल्यू ज़बानी याद रखनी है बल्कि इसकी यूनिट भी, दोनों चीज़ें ज़ाहिर है, 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये आपको ज़बानी याद रखनी है। तो कहता है वेयर एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू यही जो मैंने लिखी है अभी। और नोबेल, ये नोबेल की स्पेलिंग सही कर लें, ये नोबल नहीं है, नोबेल है, नोबेल NOBEL है, नोबेल प्राइज़। तो प्लैंक साहब ने रिसीव किया था नोबेल प्राइज़ 1900 में। इसने बच्चों ये थ्योरी पेश की थी, अभी पीछे देखा था आपने, लेकिन नोबेल प्राइज़ को 18 साल बाद जाके मिला इस थ्योरी। तो प्लैंक ने रिसीव किया था नोबेल प्राइज़ 1918 में फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा डिस्कवर करने की वजह से। ये आगे बच्चों इसका अगला पॉइंट समझिए हमारे इस टॉपिक का, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये क्या है, कैसे है, किस तरह याद रखना है, कैसे याद करना है, ये बातें अब मैं कर चुका हूँ। ये अब आपने यहाँ पर ये एडजस्ट करना है जब ये टॉपिक अगर लिखने को आए। हाँ, इसकी जो सारी हर पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कितनी है फ्रीक्वेंसी, कितनी है वेवलेंथ, ये याद कर सकें तो अच्छी ही बात है, लेकिन आमतौर पे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको हर एक का लाजमी याद ही हो। तो बस सिर्फ ये कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का बस आपको पता हो कि किसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, किसकी उससे कम, किसकी उससे कम, या किसकी ज़्यादा वेवलेंथ, किसकी उसके कम, किसकी उसके कम। तो बस इस तरह से याद रखना। पर्टिकुलरली विजिबल का बस थोड़ा सा याद रखिएगा, या सिर्फ नीचे वाला एंड और आखिरी वाला सिरा जो है, बस इनका मिनिमम मैक्सिमम, और बस वो जो ख़ास है विजिबल, बस उसकी ज़रा लाजमी याद रखनी है और तरतीब लाजमी याद रखनी है कि उससे हायर या उससे लोअर पे कहाँ पे कौन आता है। लें जी, इसी टॉपिक की अगली हेडिंग आइंस्टाइन्स फोटोन थ्योरी, वो जो मैंने कहा था दी फोटोन, जो अभी टेक्स्ट बुक पे देखा था। ये जो आइडिया बच्चों मैक्स प्लैंक साहब ने दिया था, जो पीछे अभी हमने डिस्कस किया, सादा लफ्ज़ों में क्वांटम थ्योरी पेश की थी। पहली दफ़ा मैक्स प्लैंक साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए क्वांटम थ्योरी पेश की थी। तो इस थ्योरी को मज़ीद फिर आगे बढ़ाया ये आइंस्टाइन साहब ने, एक्सटेंड किया इस थ्योरी को, कुछ अपनी बातें साथ शामिल कर दी। मसलन क्या की, पहले मैं ज़बानी बता दूं फिर ये रीडिंग कर लेते हैं। आइंस्टाइन साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, मैक्स प्लैंक साहब की बात सही है, यानी वाकई एनर्जी जो होती है वो किसी बॉडी में जज़ब या खारिज होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी जो होती है वो पैकेट्स या टाइनी बंडल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की शक्ल में होती है। और लाइट की कोई शुआ कहीं जा रही है तो वो क्वांटाइज्ड है, उसकी क्वांटिटी तयशुदा है, बंडल्स हैं, उसके क्वांटा बने हुए हैं।
और 3 बातें इसने की थी आइंस्टाइन ने। इसने पहली तो बात ये की कि हाँ, ये जो क्वांटम नेचर है या जो बंडल नेचर है एनर्जी की, ये पैकेट नेचर है, ये तमाम पॉसिबल किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लाजमी हिस्सा है। पैकेट्स का होना एनर्जी का, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पहली बात। दूसरी, आइंस्टाइन साहब ने ये फरमाई कि ये जो बंडल्स हैं, ये जो पैकेट्स हैं एनर्जी के, इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनडिविजिबल है। तीसरी बात इसने ये की कि इसने उनको नाम दिया दी फोटॉन का नाम दिया कि ये पैकेट्स फोटॉन कहलाएंगे। तो ये 3 बातें अब याद रहें कि आइंस्टाइन साहब ने क्या फरमाई थी। मैं इसको पढ़ भी दूँ तो कहता आइंस्टाइन एक्सटेंडेड प्लैंक्स आइडिया एंड पोस्टुलेटेड, और उसने ये मफरूज़ा पेश किया कि लाइट एनर्जी कह दें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कह दें या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह दें, कंसिस्ट्स ऑफ पैकेट्स और टाइनी बंडल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो ये छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के। इसने कहा दैट इज़ एनर्जी इन ए लाइट बीम इज़ क्वांटाइज्ड, उसकी क्वांटिटी तयशुदा है, हर बंडल की एक मखसूस क्वांटिटी है एनर्जी की, जैसे अभी बात हमने थोड़ी देर पहले की थी। तो ये उसने बात कर दी। और वो जो मैंने अभी गिनवाए थे 3 बातें, तो कह रहा है कि ही सजेस्टेड दैट, उसने ये तजवीज़ किया कि जो पैकेट्स या टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी हैं आर दी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हर किस्म की रेडिएशन का लाजमी हिस्सा है, पहली बात। एंड दैट, दूसरी बात, दे कुड नॉट बी सब डिवाइडेड, ये छोटे 3 ज़र्रे हैं, इनको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात, दीज इनडिविजिबल टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। 1 2 3 अभी मैंने गिनवाई। ये 3 बातें आइंस्टाइन साहब ने ऐड की प्लैंक की थ्योरी में। और अगली बात कहता है कि द बीम ऑफ लाइट की कोई शुआ विद वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा होती है, कंसिस्टिंग ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स, वो कंसिस्ट्स ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ फोटॉन, वो फोटॉन्स की एक बुछाड़ होती है। कोई लाइट की शुआ असल में फोटॉन्स की एक बुछाड़ है, फोटॉन्स की एक बीम है, ट्रेवलिंग एट द स्पीड c एंड कैरीज एनर्जी hf एंड ईच फोटॉन कैरीज एंड ईच फोटॉन, यहाँ आना चाहिए, एंड ईच फोटॉन, हर एक पर्टिकुलर एक फोटॉन, हर इंडिविजुअल फोटॉन, उसकी एनर्जी hf होती है। अगली छोटी सी हेडिंग है जी, छोटे से मैथमेटिकल पोर्शन इस टॉपिक का, मोमेंटम ऑफ फोटॉन का मोमेंटम। ये कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, मोमेंटम की हमने एक इक्वेशन निकालनी है। चलिए पहले मैं आपको सॉल्व कर दूं, फिर इधर से भी देख लेते हैं। तो मोमेंटम ऑफ ए फोटॉन, अभी कहीं मैंने आपको थोड़ी देर पहले E = mc², आपकी जानी पहचानी इक्वेशन, इसका जिक्र किया था। इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। और बच्चों इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, E = mc × c² है ना, तो c × c, लेकिन ये पहचाना क्या है, mc, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू स्पीड, ये तो मोमेंटम है, लेकिन स्पीड है फोटॉन की, तो ये मोमेंटम कहेंगे, फोटॉन का मोमेंटम है। तो E = pc, ये बड़ी अहम इक्वेशन है। ये आप कह सकते हैं ये रिलेशन है बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटॉन। ये कभी याद रखिएगा कहीं MCQ वगैरह के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में। अच्छा, लेकिन ऑल्सो अभी जो हमने सीखा उसके मुताबिक एक फोटॉन की एनर्जी E = hf भी तो होती है। इक्वेशन नंबर 3, ये भी E, तो फिर क्यों ना इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करें। तो कंपेयर किया, PC = hf, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम थी। तो हमें चाहिए मोमेंटम ऑफ ए फोटॉन, ये बना hf/c। लेकिन बच्चों आपको पता है जैसे V = f लैम्डा होता है, तो यहाँ तो c है ना, तो c = f लैम्डा, c स्पीड है। तो मैं फिर अगर यहाँ पे पुट कर दूँ c की जगह पे वो जो उसका वो फार्मूला f लैम्डा, तो ये वाला f से f बच्चों कैंसिल हो गया। तो रिज़ल्ट ये बचा जो हमें चाहिए, फाइनल फार्मूला h/λ, P = h/λ। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 4 ये है जी। आइंदा छोटा सा फार्मूला जो ज़बानी याद करना है, बहुत सी जगहों पे इसका इस्तेमाल आएगा आगे जाके। दिस इज़ द रिलेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ ए फोटॉन। और इस दौरान एक रिलेशन ये भी मैंने बताया निकला है, एनर्जी और मोमेंटम का आपस का रिलेशन। चलिए ये ज़रा देखते हैं। यही बातें अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc², और फिर वही प्लैंक्स असम्पशन E = hf है, mc² hf के बराबर हुआ, लेकिन ये mc² था तो एक c उधर नीचे बटे में चला गया। m × c क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज m, P = mc। तो इक्वेशन 3 उसकी वो बिकम्स, तो ये बन गई जी
P इज इक्वल टू HF/C, और फिर उसी तरह C इज इक्वल टू F लैम्डा होता है तो उसने F, अच्छा उसने थोड़ा सा स्टेप और तरह कर दिया, लेकिन वही बात है, आप ये भी कर सकते हैं, वो जो मैंने अभी करवाया वो भी देख लीजिएगा। तो C इज इक्वल टू F लैम्डा होता है, वहाँ से F हो जाएगा C/λ, तो कोई बात नहीं, आप F की जगह, इस F की जगह C/λ पुट कर दीजिए, C से C कैंसिल, आंसर फिर वही आया, चाहे उस तरह कर लें चाहे इस तरह, कोई हर्ज नहीं है। और ये उसने फिर वो भी कह दिया जो मैंने पहले ही बता दिया था कि द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन कैन बी रिलेटेड एज, उनका ये रिलेशन आप कह सकते हैं E इज इक्वल टू MC², यानी E इज इक्वल टू MC इंटू C, यानी E इज इक्वल टू PC, E इज इक्वल टू PC, C स्पीड ऑफ लाइट है, E एक फोटोन की एनर्जी और P एक फोटोन का मोमेंटम। छोटे छोटे दो लास्ट पॉइंट रह गए जी। कहता है व्हेन इज़ लाइट डिटेक्टेड एज नंबर 1 पार्टिकल, नंबर 2 वेव। कब लाइट डिटेक्ट होती है बतौर पार्टिकल, कब डिटेक्ट होती है एज वेव। अच्छा, अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो इस स्पेक्ट्रम के हवाले से हो रही है। आपने देखा इसमें सबसे जो ज़्यादा एनर्जी कह लीजिए, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो गामा रेज़ के फोटॉन्स की है। ज़ाहिर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, तो एनर्जी भी सबसे ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ऑलरेडी बात हो चुकी है। इस पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर जो हाई सिरा है, ऊंचा सिरा, हाई एंड जो है स्पेक्ट्रम का, वो गामा रेज़ हैं जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाले इंडिविजुअल फोटॉन्स हैं, और सबसे नीचे जो हैं वो रेडियो वेव्स हैं जो सबसे कम एनर्जी वाले फोटॉन्स रखती हैं। अब कितनी एनर्जी होती है गामा रेज़ के हर एक फोटॉन की और कितनी रेडियो वेव्स की, तो उसने बताया कि MCQ की वगैरह के लिए याद भी रखिएगा कि अबाउट नियरली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक गामा रे फोटॉन की एनर्जी होती है, और 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एक रेडियो वेव के फोटॉन की एनर्जी होती है। अब ये काफ़ी फ़र्क है, मेगा 10⁻6 पॉजिटिव 6 मेगा इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेडियो वेव्स की है। अब इतना बड़ा फ़र्क है, ये इतनी हैवी एनर्जी है गामा रे के हर फोटॉन की कि वो जो मशीनें हमने कोई यूज़ करनी है एनर्जी, ये जो फोटॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए, एनर्जी पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर्स होते हैं, रेडिएशन डिटेक्टर्स होते हैं, उनका कुछ जिक्र चैप्टर 21 में है। 3 तरह के डिटेक्टर्स वहाँ डिस्कस्ड हैं। बहरहाल फ़िलहाल हम बात करेंगे कि वो जो एनर्जी डिटेक्टिंग डिवाइसेस कह लीजिए या रेडिएशन के जो डिटेक्टर्स हैं, वो गामा रे के हर इंडिविजुअल फोटॉन को ईजीली डिटेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा हैवी एनर्जी वाला है, हाई एनर्जी वाला, हैवी एनर्जी वाला, इजीली हर एक फोटॉन ऑफ गामा रेज डिटेक्ट हो जाएगा। हर एक बंडल अलग से इंडिविजुअली महसूस हो जाएगा कि हाँ कोई एक बंडल है जिसको जो चलता हुआ आया हमारे उस डिटेक्टर मशीन में, तो डिटेक्ट हो गया। लेकिन ये बच्चों इतनी माइन्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी है रेडियो वेव्स के हर एक फोटॉन की कि ये अलग एक छोटा सा एक ज़र्रा जो है, एक फोटॉन जो है, वो हमारे पास अभी तक ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं है, ऐसा कोई डिटेक्टर नहीं है कि जो इस छोटी एनर्जी इतनी 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी जौल नहीं है, खुद एक जौल होता है, खुद एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻19 जौल के, यानी जौल का 10⁻19 हिस्सा जो है समझिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बहुत छोटी यूनिट है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये तो डिटेक्ट नहीं हो पाता एक सिंगल फोटॉन के तौर पर। रेडियो वेव्स के फोटॉन होते तो ये भी सिंगल फोटॉन ही है, लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पाते। चुनाचे हमें मिलियंस ऑफ फोटॉन्स चाहिए होते हैं रेडियो वेव्स के कि वो मिल के डिटेक्ट हों। यही वजह है कि रेडियो वेव्स में वेव नेचर ज़्यादा डोमिनेंट है, यानी वो पूरी एक ऐसा लगता है जैसे फुल चलती हुई पूरी वेव आई हो, वो डिटेक्ट हो जाती है। हर उस वेव के अंदर हर एक अकेला फोटॉन नहीं डिटेक्ट हो पाता थोड़ी एनर्जी की वजह से। यही वजह है, अब हम क्या फिर फाइनल रिजल्ट क्या निकालें, यही वजह है कि जो गामा रेज़ हैं उनका हर इंडिविजुअल फोटॉन अलग अलग डिटेक्ट हो जाता है बतौर एक बंडल ऑफ एनर्जी, लेकिन रेडियो वेव्स का हर एक इंडिविजुअल फोटॉन यानी बंडल ऑफ एनर्जी इंडिविजुअली डिटेक्ट नहीं होता। इसीलिए रेडियो वेव्स की डिटेक्शन सिर्फ बतौर वेव्स की होती है, कंटिन्यूस वेव्स के तौर पर। उनके फोटॉन बहुत थोड़ी एनर्जी के वक्फे के साथ होते हैं, बहुत करीब की एनर्जीज़ वाले मिलियंस ऑफ फोटॉन मिलकर डिटेक्ट होते हैं, तो कहते हैं जी रेडियो वेव्स आई हैं, जबकि ये अकेला एक फोटॉन ही डिटेक्ट हो जाता है। यही वजह है कि पैकेट नेचर या कहिए जो क्वांटम नेचर है, जो बंडल की नेचर है, जो दानेदार या ग्रेनुलर नेचर है, वो गामा रेज की तो डिटेक्टेबल है लेकिन रेडियो वेव्स की नहीं। इसीलिए गामा रेज वाज़े तौर पर बतौर क्वांटा डिटेक्ट हो जाती हैं, लेकिन रेडियो वेव्स बतौर वेव ही डिटेक्ट होती हैं, अलग अलग दाने ज़र्रे डिटेक्ट नहीं हो पाते। अब मैं इसको पढ़ता हूँ। कहता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एट दी हाई एंड, ऊंचे सिरे पर, वो जो भी पीछे दिखाया था स्पेक्ट्रम में, गामा रेडिएशन विद एनर्जी नियरली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ईजीली डिटेक्टेड एज ए क्वांटम।
एक क्वांटम के तौर पर एक ज़र्रा एनर्जी का अलग से डिटेक्ट हो जाता है गामा रेज में। वाइल जबकि एट द अदर एंड दूसरे सिरे पर यानी निचले सिरे पर द रेडियो वेव्स विद एनर्जी 10 रेज पावर, रेडियो वेव्स हैविंग फोटोन, ईच फोटोन विद एनर्जी 10 रेज पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड एज ए क्वांटम, एक क्वांटम के तौर पर नहीं डिटेक्ट हो पाती। मिलियंस ऑफ फोटॉन्स या क्वांटा आर नीडेड टू डिटेक्ट इस सिग्नल, एक रेडियो वेव का सिग्नल आया है, ये डिटेक्ट करने के लिए मिलियंस ऑफ फोटॉन या मिलियंस ऑफ क्वांटा चाहिए होते हैं। एंड हेंस वेव प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो वेव्स डोमिनेट, रेडियो वेव्स की वेव प्रॉपर्टी ही हावी है डिटेक्शन के लिहाज से, नज़र आने के, महसूस होने के हिसाब से। लेकिन गामा रेज जो हैं इनकी नज़र आने से मुराद मतलब महसूस होना, मतलब हम डिटेक्ट कर सकें, ना तो रेडियो वेव्स विजिबल हैं इंसानी आँख के लिए बाय द वे, ना ही गामा रेज, मतलब ये कि डिटेक्ट हो सकती हैं किसी भी मशीन से, किसी जो मशीनें इसको डिटेक्ट करती हैं। तो रेडियो वेव्स डिटेक्ट होती हैं बतौर वेव्स और गामा रेज वाज़े तौर पर बतौर क्वांटा यानी पार्टिकल्स डिटेक्ट हो सकती हैं, होती हैं। तो द क्वांटा आर सो क्लोज, रेडियो वेव्स की बात कर रहा है कि उनके क्वांटा एनर्जी में इतनी कम फ़र्क की वैल्यू वाले होते हैं, so close together in energy value that radio waves are detected as a continuous radiation, continuous radiation के तौर पर continuous wave, ज़र्रे ज़र्रे दाने दाने नहीं बल्कि continuous wave चलती हुई फील होती है रेडियो वेव। ये बात होगी जी। और नोट की हेडिंग में क्या कह रहा है, ये बड़ा अहम पॉइंट है कॉन्सेप्ट के लिए, MCQ वगैरह के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा अहम पॉइंट है कि ये जो हमने अभी पूरी बात डिस्कस की, पर्टिकुलरली ये वाली बात कि वो जो एनर्जी जज़ब या खारिज होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की, वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़र्रों की शक्ल में, बंडल्स की शक्ल में, पैकेट्स की शक्ल में ही अब्जॉर्ब या खारिज होती है, अब्जॉर्ब होती है या फिर एमिट होती है। लेकिन बाद में जब मज़ीद रिसर्च हुई तो पता चला कि ये तो ऐसा सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए ही नहीं है कि छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स या स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे ज़र्रों की शक्ल में एनर्जी मुंतकिल होना, जज़ब या खारिज होना। बाद में पता चला, मज़ीद रिसर्च हुई तो पता चला कि ऐसा दुनिया के या फिज़िक्स के हर सिस्टम में ही है। जब भी एनर्जी एक से दूसरी जगह या इवन एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है किसी भी फिज़िकल सिस्टम में, तो बंडल्स या पैकेट्स या स्टेप्स में ही होती है, कंटिन्यूस तौर पर नहीं बेसिकली होती, स्टेप्स में ही होती है। लेकिन मसला ये है बच्चों कि ये स्टेप इस h के फैक्टर की वजह से, जिसकी वैल्यू 10 की पावर -34, ये बहुत 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 छोटी वैल्यू है, 10 की पावर -34, तो ये इतनी छोटी वैल्यू है कि ये बहुत छोटे ज़र्रों के लिए तो काफ़ी फिर भी मुनासिब है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन की अपनी मास की अगर बात करें तो 9 × 10 रेज़ पावर 9.1 × 10 रेज़ पावर -31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन की मास, 10 की पावर -31 इस रेंज की, और h की वैल्यू भी इसी रेंज की कह लीजिए लगभग। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ज़र्रों के लिए तो ये h जो है ये फिर भी काफ़ी अच्छा मुनासिब साइज़ का फैक्टर है। लेकिन जो बड़े साइज़ की चीज़ें हैं, आम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं कोई स्प्रिंग मैथ सिस्टम, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक वाले ने यहाँ एंड पे जाके इस जगह पे मिसाल भी दी है कि कोई भी फिज़िकल सिस्टम जब भी एनर्जी मुंतकिल करता है एक से दूसरी फॉर्म में या एक से दूसरी जगह पे या एक से दूसरी बॉडी में, तो वो भी स्टेप्स या बंडल की शक्ल में ही होती है। लेकिन वो बड़े सिस्टम्स में, जो आम क्लासिकल फिजिक्स वाले बड़े सिस्टम्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक जो हैं एटम से ऊपर ऊपर की बड़ी चीज़ें जो हैं, उनमें वो कहता है कि ये एनर्जी के स्टेप्स इतने छोटे होते हैं कि डिटेक्ट नहीं हो पाते कि एनर्जी स्टेप्स में मुंतकिल हुई है। लेकिन बहुत छोटे सिस्टम्स में अलबत्ता, जैसे कि एटम और उसके अंदर की चीज़ें जो हैं, उनके लिए ये h जो है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी मुनासिब वैल्यू वाला होता है। बहुत छोटी चीज़ के लिए तो h की ठीक है वैल्यू, लेकिन बड़े साइज़ की चीज़ों में ये E=hf वाले स्टेप्स डिटेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू बनती है स्टेप्स की। कहता है कि क्वांटम इफेक्ट्स यानी यही कि एनर्जी का पैकेट्स या बंडल्स या स्टेप्स में जज़ब या मुंतकिल होना या खारिज होना, ये क्वांटम इफेक्ट कहलाता है। तो क्वांटम इफेक्ट्स आर ओनली इंपॉर्टेंट व्हेन ऑब्जर्विंग एटॉमिक साइज्ड ऑब्जेक्ट्स, एटम या सब एटॉमिक लेवल पे ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्वांटम इफेक्ट। वेयर h इज़ ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इन एनी डिटेक्टेबल एनर्जी चेंज, उन छोटी चीज़ों में h काफ़ी मुनासिब साइज़ की चीज़ है क्योंकि वो खुद चीज़ें बहुत छोटी हैं, तो उनके लिए वो बड़ा छोटे साइज़ का भी काफ़ी, वो छोटी चीज़ भी बड़ी मुनासिब है। लेकिन बड़े साइज़ की चीज़ों के लिए ये इतनी छोटी है कि ये महसूस भी नहीं होती उन वो कि जी ये उनमें भी ये इन्वॉल्व होती है, ये छोटे छोटे स्टेप्स एनर्जी के, लेकिन वहाँ ये डिटेक्टेबल नहीं है, इतने छोटे हैं। तो ये आपका फिनिश हुआ दी फोटोन कह लें या प्लैंक्स असम्पशन और आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन अबाउट फोटोन या फोटोन की बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए। अच्छा, अब
एक दो थोड़े बहुत ही कुछ एक्सरसाइज भी तो ज़ाहिर है हमने करनी है ना जी, तो वो भी थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम। चलिए एग्जांपल नंबर 4 और 5 हमारे सिलेबस में हैं, स्मार्ट सिलेबस में, बल्कि 4 से लेकर 11 तक सारी हैं, तो क्यों ना जल्दी से ज़रा कुछ इनका भी देखते हैं कुछ। तो एग्जांपल नंबर 4 कहता है कि अज्यूमिंग यू रेडिएट एज डज ए ब्लैक बॉडी, फ़र्ज़ कीजिए आपकी बॉडी से रेडिएशन खारिज हो रही हैं उसी तरह जिस तरह किसी ब्लैक बॉडी से होती हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन अब पीछे पड़ी जा चुकी हैं। एट योर बॉडी टेम्परेचर अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, आप अपनी बॉडी, इंसानी जिस्म का टेम्परेचर आपको पता है ये होता है डिग्री सेंटीग्रेड में। अच्छा, तो कहता है कि इसी टेम्परेचर पर ही आप ब्लैक बॉडी की तरह रेडिएशन खारिज कर रहे हैं। एट व्हाट वेवलेंथ डू यू एमिट द मोस्ट एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी किस वेवलेंथ पर खारिज करेंगे? याद आया कुछ? ये है बच्चों आपकी पिछली जो लेक्चर की पढ़ी गई चीज़। lambda max was not the maximum possible wavelength in this spectrum. In fact, lambda max was the wavelength at which energy emission या intensity of energy emitted was maximum. याद आया जी? ये बातें आपको पता है। तो ये फार्मूला है, इसमें ये कांस्टेंट की वैल्यू भी पता है, ये वीन्स कांस्टेंट, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो कौन सी वेवलेंथ पे मैक्सिमम एनर्जी आप खारिज कर रहे होंगे जब आप बॉडी टेम्परेचर पे रेडिएशन खारिज करेंगे ब्लैक बॉडी की तरह? तो ब्लैक बॉडी की तरह कहने का मतलब है कि वो फार्मूला अप्लाई करते हैं जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का था। तो लें फिर, ये रहा जी आपके पास है टेम्परेचर गिवन है, उसके पहले केल्विन बना लेने हैं क्योंकि ऐसा यूनिट केल्विन है। 273 ऐड करके वीन्स कांस्टेंट लिख दिया, पता है क्या उसकी वैल्यू और उसकी यूनिट। और लैम्डा मैक्स पूछा है तो लैम्डा मैक्स इंटू टी कांस्टेंट है वीन्स लॉ, यहाँ से लैम्डा मैक्स चाहिए तो टी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कांस्टेंट वो उसकी वैल्यू, वो जो वीन्स कांस्टेंट डिवाइड बाई 310 केल्विन, वो जो वैल्यू आई थी, तो इसको ये है जी 9.35 10⁻⁻⁶ मीटर यानी 9.35 माइक्रोमीटर। और नीचे कुछ रिजल्ट उसने लिखा कहता दी रेडिएशन, ये जो इस वेवलेंथ वाली रेडिएशन हमारी बॉडी से निकलती है, लाइज इन द इनविजिबल इंफ्रारेड रीजन। ये इंफ्रारेड जो नज़र नहीं आता, ये उस रीजन की वेवलेंथ है। हमारी बॉडी से भी इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती हैं। एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्किन कलर, यानी उसमें ये नहीं है कि कोई बंदा वाइट स्किन उसकी है या कोई ब्लैक है या कोई ब्राउन बंदा है ब्राउन कलर का, ये इस पर नहीं डिपेंड करता, बस ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रेडिएशंस हैं। तो ये इनविजिबल इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है हमारी बॉडी से। इसी वजह से इंफ्रारेड कैमरे होते हैं, शायद आपको कभी पता ही हो इस बारे में, कि दीवार के आर पार देखने के लिए, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बंदा नज़र आता लेकिन उसका एक वो इमेज सा नज़र आता है, इंफ्रारेड इमेज नज़र आता है। तो वो कुछ कैमरे होते हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो पता चल जाता है कि यहाँ कहीं दीवार के पार बंदे मौजूद हैं। तो ये आपकी बॉडी से इंफ्रारेड रेडिएशन खारिज होती हैं जो आँख के लिए इनविजिबल हैं, लेकिन कैमरे कुछ खास किस्म की मशीनें उनको डिटेक्ट कर सकती हैं। ये आपकी एग्जांपल होगी जी। एग्जांपल नंबर 5 भी देख लेते हैं जी। तो एग्जांपल नंबर 5 में कहता है व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन ए बीम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1240 नैनोमीटर। वेवलेंथ गिवन है और उस फोटोन की एनर्जी पूछी है जिसकी ये वेवलेंथ है। ज़रा देखिएगा, आपको अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन ये भी किया था जो अब मिट गया हुआ है। ये इक्वेशन आपको पता है, E इज़ इक्वल टू HF और C इज़ इक्वल टू F लैम्डा है। चुनाचे F हुआ C ओवर लैम्डा, यानी E हुआ H और F की जगह बच्चों C ओवर लैम्डा। ये फार्मूला भी बेहतर है ज़मानी याद ही हो, वरना ये 2 स्टेप्स करके आप निकाल लीजिएगा जब चाहें। E इज़ इक्वल टू HC ओवर लैम्डा, और ये बड़ा ही मशहूर ये भी फार्मूला है, ये बहुत से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स का हिस्सा है ये वाला फार्मूला, चैप्टर 19 के भी और इवन चैप्टर 20 के भी ये वाला फार्मूला। ये रिलेशन है जी वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड इट्स एनर्जी का। H और C दोनों कांस्टेंट है, C की वैल्यू जानते हैं 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, H की वैल्यू अभी बताई थी 6.63 10⁻34 जूल सेकंड। तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो पता चला कि E और लैम्डा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हैं। तो ये बहरहाल फार्मूला है। H और C तो मालूम है, लैम्डा गिवन हो तो एनर्जी मिल जाएगी, या फिर अगर कभी एनर्जी गिवन हुई तो E नीचे ले आएंगे, उधर जाके लैम्डा भी आप वहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे वेवलेंथ गिवन थी 1240 नैनोमीटर, तो एनर्जी पूछी है, तो ये रहा जी आपके सामने इसकी सोल्यूशन। बस वैल्यूज़ पुट करें, सॉल्व करें, जूल में आई है। और ये भी एक उसूल ये याद रखना है, वैसे तो ऐसा यूनिट जूल ही है, लेकिन हम मॉडर्न फिजिक्स में जब बच्चों बात करेंगे तो आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स की बात करेंगे, इंतहाई छोटे पार्टिकल्स की और वेरी हाई वेलोसिटीज़ की, और बहुत छोटे पार्टिकल। क्वांटम वर्ल्ड में, क्वांटम दुनिया में हम बहुत छोटे पार्टिकल की बात करते हैं, वहाँ बहुत छोटे लेवल पे आमतौर पे जूल की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ होती है बतौर यूनिट ऑफ एनर्जी। हालांकि ऐसा यूनिट जूल ही है, लेकिन ये एक असूल याद रखिएगा मॉडर्न फिजिक्स में 19वें में 20वें चैप्टर में और कुछ कहीं
चंद एक जगहों पे 21वें में भी पॉसिबल है, लेकिन मोस्टली 19वें 20वें में आपको एनर्जी ऐसा यूनिट तो निकाल दी, लेकिन एहतियातन आप ना कहने के बावजूद, कहा तो नहीं था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए, लेकिन फिर भी उसको कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपका जाना पहचाना, आपका याद किया हुआ ये रिलेशन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल के, ये आपको पता है। यहाँ से अगर कभी ये रिलेशन इस तरह भी हम निकाल सकते हैं कि 1 जूल बराबर किसके होता है, तो ये नीचे आ जाएगा 1.6 10⁻⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल्स में गिवन हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने हों तो जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको इस फैक्टर से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल आएंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन हो, जूल बनाने हों, तो जितनी भी वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गिवन है वो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल बन जाएंगे। तो ये बड़ी आसान सी बात है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल बनाना, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना। चलें जी, ठीक है, आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं यहाँ पे। तो ये 2 एग्जांपल्स भी हमने कर ली हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।